हेलो गाइस, वेलकम टू आई एम ग्लोबट्रॉटर। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रिकी। तो गाइस, अगर आप करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ जाने के लिए आपको किस तरह का प्रोसेस करना पड़ता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आपको सीधा लेकर चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे google.com पर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे करतारपुर कॉरिडोर। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अब दिख रहा है इसे कैंसिल करेंगे और यहाँ पर जो है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर और डेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आज है 7 तारीख और 20 तारीख तक डेट फुल हो चुकी है। यानी अगर मैं 21 को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 23 को भी फुल हो चुका है। तो मैं कोई भी एक रैंडम डेट सिलेक्ट करता हूँ, यानी 26 को सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल। तो हमें सिलेक्ट करना है ऑर्डिनरी और यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे। तो मैं कुछ भी एक रैंडम डाल देता हूँ, J123456 और डेट ऑफ इश्यू कुछ भी एक डेट डाल देता हूँ मैं और डेट ऑफ एक्सपायरी और प्लेस ऑफ इश्यू में मैं डालूँगा मुंबई, क्योंकि मैं मुंबई का हूँ इसलिए मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ। यही से पासपोर्ट मेरा इश्यू हुआ था। और अगर आप दिल्ली से हो या फिर पुणे से रायपुर से आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ है तो आप वो सिलेक्ट करोगे। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई। गिवन नेम आपका क्या है, तो मैं एक कोई भी रैंडम नेम डाल देता हूँ, शॉन माइकल एक रैंडम नेम डाल रहा हूँ मैं। सर नेम डाल देता हूँ जैक्सन। फादर्स नेम डालता हूँ मैं माइकल जैक्सन। जेंडर सिलेक्ट करूँगा मेल, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल सिलेक्ट करना। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेल और कैप्चा में हमें यही टाइप करना है, जो यहाँ पर लिखा हो वही टाइप करना है हमें। अब ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी कि हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब हम पार्ट ए के अगले पेज को फिल करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है आपको। तो मैं कोई भी एक रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ तो मैं लिखूँगा मुंबई। ये प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी ये देख लेना सिटी, क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं मुंबई लिख रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में हो, अगर आप दिल्ली में पैदा हुआ तो आप दिल्ली लिखोगे। अगर आप झारखंड या उत्तराखंड या जहाँ से भी आप जिस भी सिटी में पैदा हुआ हो उस सिटी का आप नाम यहाँ पर डालोगे। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ कंट्री, तो कंट्री में सिलेक्ट करूँगा इंडिया। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, तो एड्रेस मैं एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर कंट्री आ चुका है इंडिया। अब स्टेट हमें सिलेक्ट करना है, तो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट है मुंबई, तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा। और पिन कोड मैं कोई भी रैंडम पिन कोड डाल देता हूँ। तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि वेदर रेसिडेंट इन इंडिया, तो हम लिखेंगे यस। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स इन इंडिया सेम एज मेंशन इन पासपोर्ट डिटेल्स, तो हमें लिखना है यस, हमें सिलेक्ट करना है यस। तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लोकल पुलिस स्टेशन नेम देना है। तो मेरे पास में जो पुलिस स्टेशन है वो है बांद्रा, डाल देता हूँ मैं। आप ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप डाल देना। तो मैं एक कोई भी ब्लड ग्रुप डाल देता हूँ, ए पॉजिटिव डाल देता हूँ। ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी है तो डाल देना, या फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी डाल दोगे तो अच्छा है। इनकेस अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है तो वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल सकते हो, या तो फिर आप अपना सीधा मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मैं कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अगर आपका ऑल्टरनेट और एक मोबाइल नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क है तो ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा। अगर आपके पास और एक नंबर है तो वो भी आप डाल दीजिएगा, तो वो आपको एक तरह का बेनिफिट ही होगा आपके लिए वो। अब मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो सिलेक्ट करना यस, नहीं तो फिर अनमैरिड। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका स्पाउस नेम आ जाता है, यानी कि आपका वाइफ का नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। और वाइफ जिस कंट्री में बिलोंग करती है, जिस कंट्री की है, यानी अगर वो इंडियन है तो इंडियन आप सिलेक्ट करोगे।
और स्पाउस का पासपोर्ट नंबर, अगर उनका पासपोर्ट नंबर है तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मैं अनमैरिड सिलेक्ट करूँगा। प्रोफेशन, अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर आपको सैलरीड सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डेजिग्नेशन यानी आप क्या करते हो तो वो आपको डालना पड़ेगा। यानी समझो मैं SAP सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिक्योरिटी कंसल्टेंट। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी आपका बॉस का नाम क्या है, तो मैं लिख दूँगा मनीष, कोई भी रैंडम नाम डाल देता हूँ मैं, कोई भी। और ऑफिस एड्रेस, जो भी ABC जो भी ऑफिस एड्रेस है वो आप डाल सकते हो, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सैलरीड नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो बस आपको सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, तो लिखना है, तो हमें सिलेक्ट करना है नो। हैव यू एवर विजिटेड पाकिस्तान बिफोर? नो। अब हमें क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। पार्ट A कंप्लीट हो चुका है, पार्ट B कंप्लीट भी हो चुका है, अभी ये लास्ट है यानी कि पार्ट C। अब पार्ट C में जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हमें सब का सब सिलेक्ट करना है नो, हमें सारे के सारे सिलेक्ट करना है नो। और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे, सेव एंड कंटिन्यू। तो पार्ट D में वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बता रहा है। और फिर हमें यहाँ पर आई एग्री पर सिलेक्ट करके हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आपको मॉडिफाई एडिट करना है कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या जो अपने फॉर्म भरा है कुछ भी गलत लग रहा है, तो आप उसे इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। या फिर आप सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड पासपोर्ट, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं अब इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ डालनी है आपकी जो भी है। तो ये फ़ोटोज़ जो है ये एक्चुअली 10 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए इसकी साइज़। तो और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करके आपको फ़ोटोज़ अटैच करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करने के बाद आप क्लिक करोगे सेव एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ते ही आप अपने पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज अटैच करोगे। ध्यान रहे पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसकी साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज अटैच करोगे, आप क्लिक करोगे सेव एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ते ही आपको एक पेज दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा आई एग्री, यानी कि आप एग्री करते हो कि जो भी आपने फॉर्म में भरा है सब कुछ सही भरा है। तो बस आपको आई एग्री के बाजू में एक चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको टिक मार्क करना है और आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको बस यहाँ पर जाना है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस /ETA डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको बस सबमिट करना है। सबमिट करते ही सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कि यू कैन डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इसे अपने पास संभाल के रखना है। तो ये आगे का यूज़ होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किया तो ठीक इसके 4 दिन बाद मुझे एक स्पेशल ब्रांच से कॉल आता है। वहाँ से वो मुझे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनमें से पहला सवाल था कि आपका पूरा नाम क्या है, दूसरा कि आप रहते कहाँ पर हो, तीसरा जो आप जिस घर में आप रहते हो क्या वो आपका खुद का है, और चौथा कि आप करते क्या हो। बस ये 4 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे और फिर हमारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। फिर ठीक 5 से 6 दिन के बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, यानी लोकल पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आता है और वो भी मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनमें से पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो था कि आपका पूरा नाम क्या है, दूसरा आप करते क्या हो, और तीसरा उन्होंने मुझसे पूरा एड्रेस पूछ लिया जो मेरा खुद का एड्रेस था। तो मैंने अपना पूरा एड्रेस उनको बताया। और फिर चौथा कि आप करते क्या, यानी मैं करता क्या हो। और फिर इन 4 सवालों का जवाब मैंने दे दिया। और फिर उन्होंने जो आगे मुझसे कहा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आके सबमिट करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में आके सबमिट करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स जो मुझे देने थे उनका वो था पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का कॉपी, सेकंड आधार कार्ड का कॉपी, थर्ड पैन कार्ड का कॉपी, फोर्थ बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी, फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी, और सिक्स्थ 2 फोटोग्राफ्स यानी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और 7th आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी। तो ये सातों के सातों चीज़ मैं लेके गया था, प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बर्थ सर्टिफिकेट, ये पांचों मुझे ओरिजिनल भी लेके जाना था साथ में, ताकि उनको कॉपी तो देनी ही थी, साथ ही साथ उनको ओरिजिनल भी देखना था। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको सबमिट कर दिए और उन्होंने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देखे और उनसे कहा कि बेस्ट ऑफ लक। बस वहीं पे मैं समझ गया कि अब तो मेरा करतारपुर कॉरिडोर जाने का कंफर्म होने मतलब हो ही चुका है। और फिर वहाँ से आने के बाद बस मैं करतारपुर के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो करतारपुर कॉरिडोर में 1 जनवरी 2022 को जाने वाला था। तो ठीक उसके 4 दिन पहले ही मुझे एक मैसेज आता है। तो मैसेज क्या आता है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो मुझे मैसेज आता है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो
फॉर श्री करतारपुर साहिब पिलग्रिमेज इज कंफर्म, यू मे जनरेट ETA थ्रू वेबसाइट दिया उन्होंने, जैसे मैं अपना ETA डाउनलोड कर सकता हूँ। तो बस मैं उस वेबसाइट पर चला गया और वहाँ पर एक ऑप्शन है ETA स्टेटस, बस उस पर मैंने क्लिक किया। वहाँ पर जाके मैंने अपना ID नंबर, पासपोर्ट नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट कर दिया। जब हम पहले सबमिट करते थे तो वहाँ पर लिखा हुआ आता था कि यू कैन डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन अब क्योंकि मेरा ETA आ गया तो वहाँ पर अब लिखा हुआ आएगा कि यू कैन डाउनलोड योर ETA फॉर्म। तो बस मैंने ETA फॉर्म डाउनलोड किया। तो ETA फॉर्म बिल्कुल इस तरह का दिखता है। तो इस ETA फॉर्म में अपना ID नंबर लिखा हुआ है, अपना पूरा नाम लिखा हुआ है, नेशनलिटी यानी इंडियन, और नीचे लिखा हुआ है कि कंफर्म्ड, यानी कि आप जा सकते हो करतारपुर कॉरिडोर, और प्लस जिस डेट पर आप जा रहे हो उस डेट का भी मेंशन उन्होंने किया है, 1 जनवरी 2022। तो बस ये ETA फॉर्म मिलने के बाद ही मैं समझ गया कि अब मैं करतारपुर कॉरिडोर कंफर्म जाने वाला हूँ, यानी मेरा हो गया कंफर्म कि अब करतारपुर कॉरिडोर जाना ही है। हालांकि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है तुषार, वो लुधियाना से बिलोंग करता है। उसका 3 दिन पहले ही ETA फॉर्म आया था और मेरा 4 दिन पहले ही ETA फॉर्म आया था। किस का 2 दिन पहले भी आ जाता है ETA फॉर्म, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी इजी प्रोसेस था करतारपुर कॉरिडोर के लिए अप्लाई करना। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ मतलब झंझट नहीं है इसमें, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी वे है इसे अप्लाई करना और आप आराम से करतारपुर कॉरिडोर जा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें आधार कार्ड लेके जाना है या हमें पासपोर्ट लेके जाना है। तो पहली बात तो आधार कार्ड लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेट, मतलब आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है करतारपुर जाने के लिए। पहला है पासपोर्ट, दूसरा है आपका ETA फॉर्म और तीसरा है RT-PCR टेस्ट। बस ये 3 चीज़ आपको लेके जाना है, तब जाके आपको करतारपुर कॉरिडोर जाने का मौका मिलेगा, यानी तब जाके आप इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट कि आप कितना kg बैग लेके जा सकते हो अपने साथ। आप अपने साथ 7 किलो का कैरी बैग लेके जा सकते हो। आप चाहे तो उसमें कपड़े भी रख सकते हो, कुछ खाने के लिए बिस्किट्स जो भी है वो लेके जा सकते हो। मैं भी कुछ लेके गया था खाने के लिए, जैसे बिस्किट्स हो गया, वेफर्स हो गया, कुछ लेके गया था यहाँ से अपने लिए। और वहाँ पर जाके, हालांकि मैंने वहाँ पर जाके सब अपने पाकिस्तानी भाइयों को दे दिया, ज़्यादा जितना हो सका सबको, जो मेरे बैग में था मैंने सब दे दिया उनको। तो ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का मुझे काफ़ी डर था, वो था पावर बैंक। मुझे पता था कि पावर बैंक आप कैरी बैग में लेके जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में मतलब जा रहा हूँ मैं, तो पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी चेक किया तो मैं तो वहाँ से निकल गया और मेरा बैग भी स्कैन होकर वहाँ से निकल ही गया था। तो मुझे जो इंडियन ऑफिशियल्स है उन्होंने मुझे कहा कि आपके बैग में पावर बैंक है। तो मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे निकाल के दिखाइए। तो मैंने उनको निकाल के दिया, तो उन्होंने अच्छे तरीके से पावर बैंक चेक किया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके आप पावर बैंक लेकर जा सकते हो। और यही पावर बैंक मुझे पाकिस्तान में भी, जब मैं सिक्योरिटी चेक करवा रहा था तभी भी उन्होंने मुझसे पावर बैंक बाहर निकालने के लिए कहा था और उन्होंने अच्छी तरीके से चेक करके मुझे फिर वापस दे दिया था। तो पावर बैंक आप लेके जा सकते हो, इतना तो गारंटी है, मतलब इतना कोई रिस्क नहीं है। तो आप पावर बैंक आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और बाय द वे कैरी बैग में आपको क्या नहीं लेके जाना अलाउड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। 14 पॉइंट है वो है करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्ट अब वहाँ पे मत करना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है करेंसी कन्वर्ट करना। मैंने यही से कन्वर्ट करके लेके गया था करेंसी, तो मुझे कुछ 1500-1600 के आसपास ही करेंसी पड़ी थी यहाँ की। जबकि आप पाकिस्तान में जाओगे, वहाँ से अगर आप करेंसी कन्वर्ट करोगे तो आपको 1800-1900 शायद 1829 या 1929 के आसपास आपको पड़ रहा है $20, जो कि काफ़ी महंगा है, यानी 300-400 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको वहाँ पर जाकर। तो उससे अच्छे कि आप करेंसी कन्वर्जन यहीं पर करना, अपने देश में करना और फिर यहाँ से लेके जाना वहाँ पर और फिर उनको सबमिट कराना वो $20। और जो $20 आप यहाँ से करेंसी कन्वर्ट करोगे तो $20 देखना कि थोड़ा भी फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फटा हुआ रहता है तो वो नहीं लेते, फिर आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके वहीं से फिर $20 लेना पड़ता है। तो इसलिए उसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो $20 आप जब लोगे यहाँ से तो देखना कि थोड़ा अच्छे नोट हो, मतलब फटे हुए ना हो, ताकि जब आप वहाँ पर उन्हें वो $20 देंगे तो इतना कुछ मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है RT-PCR टेस्ट। अगर आप फ्लाइट से अमृतसर जाने वाले हो तो आप अपना RT-PCR टेस्ट तो यही से करवा सकते हो। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हो, जो कि 32 घंटे की जर्नी है यहाँ से अमृतसर के लिए,
तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट अमृतसर में ही करवाना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी जब अमृतसर गया था तो भाई ट्रेन से ही गया था, तो वहाँ पर जाके मैं ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं अपना जेन्युइन तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकूँ। तब जाके मतलब मैं बहुत सारी जगह पर अपन ढूंढा, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर जगह मिला नहीं जैसे मैं आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकूँ। लेकिन आखिर में मुझे हरदीप जी मिले, जो कि बीवेयर फार्मेसी के ओनर है, प्लस SRR डायग्नोस्टिक भी वो चलाते हैं। तो उनके पास जाके मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था और मैं उनके पास 31 को गया था, क्योंकि 1 तारीख को मुझे करतारपुर जाना था। तो मैं उनके पास 31 को गया था सुबह 11 साढ़े 11 के आसपास, और उन्होंने मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया और ठीक रात 8 बजे ही उन्होंने खुद आके मुझे रिपोर्ट ला के दे दिए। तो अपने आप में वो बड़ी बात थी कि उन्होंने मतलब खुद मुझे आके वो रिपोर्ट दे दिया। तो इसके लिए तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। तो अगर आपको भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है तो मैं आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनका नाम और नंबर दोनों ही शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अमृतसर जाते वक्त आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट उनसे करवा सकते हो। बहुत जेन्युइन इंसान हो और आपका जेन्युइन तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और कुछ आपको आइडिया भी देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल गया और किस तरह से आपको करतारपुर जाने के लिए फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। जाने से पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मैं एक व्लॉगिंग कर रहा था वहाँ पर। तो इतना मुझे पता था कि व्लॉगिंग करना तो अलाउड है, लेकिन वहाँ पर एक अनाउंसमेंट बार बार आने लग गई कंटिन्यूसली कि यहाँ पर टिकटॉक बनाना, यानी गुरुद्वारा के अंदर और बाहर टिकटॉक बनाना और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी ये करते हुए दिखाई देता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उनका मोबाइल या उनका जो गैजेट है वो उनसे ले लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि इंडियंस लोगों के लिए भी हो रहा था ये अनाउंसमेंट। यानी जो भी उन्होंने कहा था कि जो भी वीडियोग्राफी करते हुए या टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देंगे गुरुद्वारा के अंदर या बाहर, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये देख के वहाँ पर जो ब्लॉगर्स थे वो थोड़ा मतलब घबरा गए और मैं भी थोड़ा मतलब सोच रहा था कि निकालूँ कि नहीं, वीडियो बनाऊँ कि नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप जा रहे हो ब्लॉगिंग करने के लिए वहाँ पर या वीडियो बनाने के लिए भी जा रहे हो तो पाकिस्तानी आर्मी से परमिशन ले लेना, 4-5 आर्मी ऑफिसर से परमिशन ले लेना, ताकि आप पर कोई दिक्कत ना आ सके। क्योंकि आप जा रहे हो किसी और देश में तो आप पर जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मंडे से करतारपुर कॉरिडोर किस तरह से मैं गया था उसके बारे में मतलब पूरे व्लॉग आना शुरू हो जाएगा मंडे से। एवरी मंडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे व्लॉग आना शुरू हो जाएगा, तो देखिएगा ज़रूर, बहुत पसंद आएगा आपको। हालांकि सिंगापुर का जो सीरीज़ है वो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, उसको स्टॉप यानी कि पॉज रख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी करतारपुर अभी जाना चाहता है उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल पाएगा मेरे इस वीडियो से। इसलिए मैं फिलहाल तो सिंगापुर का जो सीरीज़ है उसे पॉज रख रहा हूँ और ये वीडियो डालना शुरू कर दूँगा मंडे से। एवरी मंडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे ये वीडियो आया करेगा, ये एपिसोड आया करेगा। कोशिश करूँगा कि वेडनेसडे को भी डाला करूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर मंडे और फ्राइडे रात 9 बजे तो आएगा ही आएगा। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं सीधा मंडे रात 9 बजे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।